दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की क्लास लेकर हाजिर हूं और आज हमारा 461 नंबर की क्लास है। ध्यान से देखा जाए तो 456 नंबर से हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ना शुरू किया था। आज फिजिक्स की हमारी ये छठी क्लास है। ध्यान देंगे आज फिजिक्स की भौतिक विज्ञान की हमारी ये छठवीं क्लास है। इसके पहले दोस्तों 5 लेक्चर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये छठा लेक्चर है और बड़ी खुशी की बात है दोस्तों कि ये हमारा 7वां सब्जेक्ट है। इसके पहले 6 विषय मैंने बहुत विस्तार से आप सभी को पढ़ा दिया, जिसमें एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था जिसे आप कहते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, इतना विषय हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग साइंस की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 13,830 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। बहुत जल्द दोस्तों हम 14,000 सवाल के करीब पहुंचने वाले। ज़्यादा नहीं, एक दिन में 30 सवाल मैं आप सभी के समक्ष लेकर आता हूं, उस पर डिस्कशन चलता है और उसी संदर्भ में आज हम आगे की क्लास कर रहे हैं। ठीक है, विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में हम देख रहे थे, जिसमें एक लेक्चर मैं आपको दे चुका हूं। आज ये वैज्ञानिक उपकरणों से संबंधित हमारा दूसरा लेक्चर है। बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिनके बारे में सवाल पूछता है, जैसे ग्रेवोमीटर का क्या यूज है, आपने कब हो सकता नाम भी ना सुना हो, लेकिन क्लास अटेंड करेंगे तो इन सभी सवालों का जवाब आज आपको अपनी क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ हमें जवाब देना है, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, सब कुछ पढ़ा जाएगा। यदि आपको भरोसा है नितिन सर पे यानी मेरे ऊपर, और आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे से चीज़ों को पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक मौका आपसे मांग रहा हूँ, वो भी जीएस के बैच के लिए। दोस्तों एक हमने कंप्लीट हिस्ट्री का बैच बनाया है, आप अगर इसे ज्वाइन करते हैं तो पूरा इतिहास आपका तैयार हो जाएगा। बहुत कमाल का बैच है। बहुत जल्द दोस्तों संविधान का बैच भी आने वाला है, तो आप एक मौका दीजिए, जीएस की तैयारी आप हमारे साथ मिलकर कीजिए, फिर आपको अपने आप लगेगा कि सर के साथ आगे और भी विषय पढ़ना चाहिए हमें या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा 461 नंबर की क्लास है और आज की क्लास देखने से पूरे 13,830 सवाल आपके तैयार होने वाले हैं। पहला सवाल अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट दे रहा दोस्तों, करा अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने हेतु किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। क्या लिख रहा है? अपारदर्शी चित्र, जिसके आर पार न देखा जा सके, उसी को तो अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने हेतु दोस्तों किसका यूज करते हैं? तो इसका नाम है एपिडायस्कोप। क्या नाम है? एपिडायस्कोप। ठीक है, डायस्कोप का नाम सुना होगा दोस्तों, इसमें एपिडायस्कोप याद रखेंगे। ठीक है, एपिडायस्कोप का नाम याद रखेंगे। यह अपारदर्शी चित्रों को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। एक तरह का प्रोजेक्टर होता है जिसे हम ओपेक प्रोजेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, यह जो यंत्र होता है दोस्तों, इसे और किस नाम से जानते हैं? कहीं कहीं पे ओपेक प्रोजेक्टर भी दोस्तों लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। या तो ओपेक प्रोजेक्टर आपको एग्जाम में देगा या फिर एपिडायस्कोप आपको एग्जाम में देगा ऑप्शन में, तो आप इसे चूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लीक से हटकर सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर भी है। ठीक है, और आगे देखिए, करा सुनने में सहायता करने वाला यंत्र। सुनने में सहायता करने वाले यंत्र का नाम क्या दोस्तों? इसको कहते हैं ऑडियोमीटर। क्या कहते हैं? जो यंत्र सुनने में सहायता करता है, सुनने में, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको ऑडियोमीटर बोला जाता है। ऑडियोमीटर ये मापने वाला, अच्छा सहायता करना लिख रहा है ना, ये मापने वाला यंत्र है। ठीक है, यह मापने वाला यंत्र है। अगर सुनने में सहायता लिख रहा है तो इस ऑडियो जो मीटर शब्द दे दिया है ना, इसको हटा दीजिए, इसके जगह फोन लिख दीजिए, ऑडियो फोन। ठीक है, क्या उपयोग के लिए क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ ऑडियो फोन आप यूज कर सकते हैं। ऑडियो फोन, ऑडियो फोन का इस्तेमाल ये सुनने में सहायता करता है। ठीक है, सुनने में सहायता ये करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऑडियो मीटर ये दोस्तों क्या करता है? ध्वनि तरंगों का पता लगाता है, वॉइस का पता लगाता है, ऑडियो कमांड का पता लगाता है। ठीक है, तो मीटर बोल सकते हैं, ये आपका होगा जवाब। तो ये वाला उत्तर आप कीजिएगा, ये आपका ज्यादा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझिए बात को, कहां क्या उत्तर देना है ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़िए, करा वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को ग्राफ पर अंकित करने हेतु किस जो है डिवाइस का यूज करते हैं? तो हम वायुमंडलीय दाब जो लिख रहा है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब जो होता है दोस्तों, इसका संबंध किससे होता है? प्रेशर से। बैरोमीटर, तो जहां कहीं वायुमंडलीय दाब की बात करेगा सीधा आप बैरोमीटर की बात कीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए, बैरोमीटर तो मापन करता है। अगर यही पूछता मापन करने वाला यंत्र, तब हम क्या बताते हैं? हम बताते हैं बैरोमीटर। लेकिन यहां मापन की बात नहीं कर रहा है, यहां ग्राफ की बात कर रहा है, तो आप भी बैरोग्राफ लिखिए। ठीक है, क्योंकि अंकित करने वाले यंत्र को बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो बैरोग्राफ दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा।
हो सकता है एग्जाम में बैरोमीटर भी दे दे। बैरोमीटर सिर्फ मापन करता है, लिखता नहीं है, चढ़ाता नहीं है, ठीक है। अब बैरोग्राफ दोस्तों वह यंत्र है जो क्या करता है, ऐसे देखिए जब कभी वायुमंडलीय दाब चेंज होता है ना तो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, तो वो ग्राफ अंकित करता है, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, कहां बैरोमीटर जवाब देना है, कहां बैरोग्राफ जवाब देना है, इसको आप बहुत ध्यान से सोचिएगा, नहीं तो फिर परीक्षा में गलतियां हो जाएंगी। वायुमंडलीय दाब का मापन अब आप कीजिए बैरोमीटर, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, बैरोमीटर, समझ गए ना। इस तरह से दो अलग अलग पूछेगा सवाल। देखिए यहां भी मापन है, पीछे भी मैंने लिखा था मापन, देखिए मैंने यहां लिखा ना, क्या लिखा, वायुमंडलीय दाब का मापन किससे करते हैं, बैरोमीटर से। जब ग्राफ की बात करेंगे तो बैरोग्राफ आपको भी जवाब देना है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, उष्मीय विकिरण मापने का यंत्र, ठीक है। उष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र क्या होता है, पीछे दोस्तों हम लोगों ने सोलर रेडिएशन की बात किया था, सोलर विकिरण को मापने का यंत्र, बताइए सोलर विकिरण मापने का जो यंत्र था यह कौन सा था दोस्तों, इसको हम लोग पायरो हीलियोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरियो हीलियोमीटर, क्या बोलते हैं, पायरियो हीलियोमीटर, ठीक है। यानी जो अति उच्च ताप को मापता है, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा, ऊष्मीय विकिरण में एक यंत्र होता है बोलोमीटर, ठीक है। क्या होता है यहां पर, बोलोमीटर। तो दोनों थोड़ा सा अलग अलग हैं, इसलिए थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा यहां पे। बोलोमीटर का संबंध किससे दोस्तों, यह ऊष्मीय विकिरण को मापता है, जबकि सोलर रेडिएशन की बात करें, सौर विकिरण की बात करें तो आप पायरो हीलियोमीटर का नाम याद रखेंगे, क्योंकि अति उच्च ताप का मापन पायरो हीलियोमीटर के माध्यम से ही किया जाता है, यह आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कह रहा उष्मा की मात्रा मापने का यंत्र कौन सा है। ये देखिए बड़ा प्यारा सा और अच्छा सा सवाल दे दिया कि वह कौन सा यंत्र है जो उष्मा की मात्रा को मापता है कि कितनी मात्रा में उष्मा जो है मिल रही है। तो उष्मा का अच्छा, अगर मैं कहूं कि दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो आपने पढ़ा है उष्मा का मात्रक जूल होता है, या फिर अथवा इसका एक मात्रक कैलोरी भी होता है। क्या होता है दोस्तों, इसका एक मात्रक कैलोरी भी होता है, पढ़ा आपने ना पीछे। और यहीं से याद रखेगा कैलोरी मीटर, ठीक है। यहीं से क्या याद रखेंगे, कैलोरी मीटर। ये जो कैलोरी मीटर है दोस्तों, ये एक ऐसा यंत्र है जो उष्मा की मात्रा को मापने का काम करता है, ठीक है। तो यहां से आप कनेक्टेड हैं और इस तरह से इसे आप अपना उत्तर बना सकते हैं, समझ सकते हैं। पहले कनेक्ट करना सीखिए, ठीक है। हर कुछ ऐसे ही नहीं याद हो जाता, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। अगला सवाल, हृदय की गति को ग्राफ पर दर्शाना है। हृदय की गति को मैंने समझाया था पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो कि मैंने समझाया था कि कभी अगर मस्तिष्क की बात हो, ठीक है, मस्तिष्क वाले में, तो याद रखिएगा मस्तिष्क के लिए ईईजी होता है। क्या होता है, ईईजी होता है। और अगर कभी हृदय वाले की बात हो तो यहां पर ईसीजी होता है। क्या होता है, यहां पर ईसीजी होता है। यही तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। तो यहां पर हृदय की गति को अगर ग्राफ पे लिखना है तो इसी को क्या कहते हैं, जो ईसीजी आप देख रहे हैं, इसी को क्या हम पढ़ते हैं, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। कार्डियोग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसी को बुलाते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यहां ईईजी था, ठीक है, और यहां ईसीजी है, ये कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ का कार्डियो का मतलब ही हृदय होता है, ठीक है। इतनी बात अगर आप जानते रहेंगे तो कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला दे रहा है पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने के लिए। दोस्तों पीछे वाली क्लास में मैंने आपको एक सवाल दिया था, समय का मापक यंत्र, जो मैंने कहा था कि पहली बार मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। समय का मापक यंत्र, जिसमें मैंने किसकी बात किया था, क्रोनोमीटर की बात किया था दोस्तों, क्रोनोमीटर की बात किया था, ये उसी की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्रोनोमीटर, ठीक है, क्रोनोमीटर की बात किया था, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो क्रोनोमीटर दोस्तों यही तो है कि अगर आप पानी के जहाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां आपको समय का पता नहीं चलता, तो वहां सही समय ज्ञात करने के लिए इस क्रोनोमीटर का यूज करते हैं, ये आप याद रखेंगे। जबकि पानी के जहाज में अगर आप सफर कर रहे हैं और दिशा का अगर आपको ज्ञान नहीं हो पा रहा है तो दिशा का ज्ञान दोस्तों आप कंपास के माध्यम से करते हैं, ठीक है। क्या रखते हैं, आजकल तो मोबाइल में भी कंपास आने लगा है, पहले के जमानों में कंपास एक अलग से डिवाइस होता था, ठीक है, जिसमें खास करके उत्तर दिशा का पता चलता था, मैग्नेटिक तरीके से दोस्तों काम करता था और उत्तर दिशा इंगित करता था। फिर उसी से आपको पता चल जाता है कि उत्तर के अपोजिट में दक्षिण है, और जो है अगर आप उत्तर की तरफ अपना मुख किए हुए हैं तो आपके दाहिने हाथ की तरफ जो है पूरब हो जाएगा और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम हो जाएगा। तो ये लोग अंदाज लगा लेते थे, इस तरह से दिशा का ज्ञान लोगों को हो पाता था।
करा वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, वाहनों के पहियों द्वारा। दोस्तों एक मैंने बताया था आपको पीछे वाली क्लास में, ठीक है, डिस्क का रोटेशन, ठीक है, डिस्क का घूर्णन, आपको याद हो डिस्क का घूर्णन। और इसके लिए मैंने बताया था दोस्तों टैकोमीटर, क्या बताया था, टैकोमीटर। यह क्या करता है दोस्तों, किसी प्रकार के डिस्क के घूर्णन का माप करता है। तो बहुत सारे बच्चा ना डिस्क को पहिया समझ लेते हैं, नहीं, डिस्क अलग होता है, पहिया अलग होता है। वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई जो दूरी का मापन है ये ओडोमीटर के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं, यह ओडोमीटर से दोस्तों पता करते हैं, ठीक है, कि वाहन जो है कितना दूरी तय कर पाया, ठीक है, ओडोमीटर। ये आप याद रखेंगे, बहुत प्यारा सा सवाल है, ठीक है, और बहुत आसान सा भी सवाल है, बहुत कठिन कुछ मैंने नहीं पूछ दिया। वाहन का एक पहिया अपना एक चक्कर जब पूरा करता है, और देखिए डिपेंड करता है पहिए पर, पहिया छोटा होगा तो कम दूरी तय करेगा, पहिया बड़ा होगा तो ज्यादा दूरी तय करेगा, समझ रहे हैं। जैसे बड़े बड़े पहिया भाई अपना एक चक्कर पूरा करेगा तो दूरी ज्यादा हो जाएगा ना, और जितना पहिया छोटा रहेगा उतना दूरी कम तय करेगा, तो उसको रोटेशन उतना ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ओडोमीटर फिलहाल यहां संबंधित है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा घनत्व का मापक कौन होता है, ठीक है। अच्छा, घनत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी, क्या बोलते हैं, ठीक है, डेंसिटी। और इसी से शब्द बना है डेंसिटी मीटर, क्या बना दोस्तों, डेंसिटी मीटर, ठीक है। अपने आप में बड़ा आसान सा भी है, किसी चीज का घनत्व अगर आप मापना चाहते हैं, घनत्व कहते किसे हैं, एक, अगर जैसे जनसंख्या घनत्व की बात करें तो एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की कुल संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व। उसी तरह से घनत्व को डेंसिटी कहा जाता है, और डेंसिटी अगर है तो घनत्व का मापक यंत्र उसको बुलाते, इसी नाम से बुलाया जाता है, तो उसको डेंसिटी मीटर ही कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, अगला कह रहा है खराब किडनी का रक्त शोधक यंत्र, ठीक है, जो क्या करता है, रक्त शोधक यानी खून को, यानी रक्त को क्या करता है दोस्तों, शुद्ध करता है, ठीक है, रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। शुद्ध मतलब इसी को फिल्टर करता है, ठीक है, फिल्टर करता है, ठीक है। जब किसी का किडनी वगैरह खराब हो जाता है तो आप एक शब्द सुने होंगे डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस अब दोस्तों उसका कराया जाता है, डायलिसिस, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये रक्त शोधन से संबंधित है, तो खराब किडनी का रक्त शोधन दोस्तों ये क्या होता है, डायलिसिस होता है, डायली नहीं, डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस किया जाता है, ये आप याद रखेंगे, यह भी अच्छा सवाल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए अगले सवाल पर, करा विभवांतर, विभवांतर का मापक यंत्र, विभव धन अंतर, दो अलग अलग बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। और इसका संबंध किससे दोस्तों, तो वोल्ट मीटर से। किससे दोस्तों, इसका संबंध वोल्ट मीटर से है। एक चीज और याद रखेगा, समय के साथ साथ नई नई मशीनें बन जाती, नए नए यंत्र बन जाते हैं। तो पुराना जो यंत्र है वोल्ट मीटर, अभी एक नया यंत्र आ गया दोस्तों इलेक्ट्रोमीटर, वो डायरेक्ट दोस्तों चेक कर लिया जाता है उससे, ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो जो पहले था वो तो था ही था वोल्ट मीटर, लेकिन साथ ही साथ अब नया यंत्र आ गया है, तो भैया इसको भी जानना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा ना, आप भाग नहीं सकते। अच्छा एक चीज बताइए, क्या जरूरी है कि किसी चीज को मापने का एक यंत्र था तो केवल वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा? चेंज हो सकता है ना, समय के अनुसार धीरे धीरे चीजें बदलती हैं, तो धीरे धीरे यंत्र भी बदलते हैं। आज डायलिसिस हो रहा है, कल को हो सकता कुछ और हो जाए, हाँ ठीक है, कोई नया यंत्र आ जाए। तो इस तरह से वोल्ट मीटर जो है वो अपडेट होकर अब इलेक्ट्रोमीटर में आ चुका है, ये अभी आप याद रखेंगे। कर अति सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने का काम आने वाला उपकरण, ऐसा उपकरण बताइए जिससे कोई छोटा सा छोटा सूक्ष्म जीवाणु, जीवाणु यानी सीधे सीधे बैक्टीरिया की बात कर रहा है। बताइए, बैक्टीरिया को नंगी आंखों से तो देखा नहीं जा सकता, उसको कैसे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। किससे देखा जाता है दोस्तों, उसको देखा जाता है माइक्रोस्कोप से, ठीक है। किससे देखा जाता है, माइक्रोस्कोप, ठीक है। इससे अति सूक्ष्म बैक्टीरिया वगैरह को देख लिया जाता है, तो याद रखेगा। अब अगर और छोटा देखना, माइक्रोस्कोप से छोटा छोटा देखा जाता है, लेकिन एक शब्द लगा दिया अति सूक्ष्म, ठीक है। तो अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे छोटे अगर बैक्टीरिया हैं तो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, ठीक है। इसके आगे एक शब्द जोड़िएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो, उसमें थोड़ा सा अंतर है। माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया दिख जाएंगे, लेकिन बहुत छोटे वाले बैक्टीरिया नहीं दिख पाएंगे। अगर बहुत ज्यादा छोटा बैक्टीरिया को देखना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, वो माइक्रोस्कोप का भी और ज्यादा अत्याधुनिक संस्करण है। तो आपको समझना क्या है कि कौन सा डिवाइस कहां यूज करना है, ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है।
केवल माइक्रोस्कोप यहां ना बोलिएगा, यहां इलेक्ट्रॉन धन माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम लीजिएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियां जिसमें आपने, अरे मॉल वॉल में जाते होंगे, रेलवे स्टेशन वगैरह जाते होंगे तो सीढ़ी चलती रहती है ना, उस पर जाके अपना बैग लेके खड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद धीरे 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 सीढ़ी आपको ऊपर पहुंचा देती है। क्या बोलते हैं उसे? कहते हैं एस्केलेटर। क्या कहते हैं? यही बोलते हैं ना, एस्केलेटर। तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? एस्केलेटर आपका जवाब हो जाएगा, एस्केलेटर। ठीक है, एस्केलेटर। ठीक है, किसे क्या बोलते हैं, सिर्फ दोस्तों ये आपको ध्यान देना है। अगला सवाल देखिए, करा समुद्र की गहराई का मापक यंत्र, कि समुद्र कितना गहरा है, अगर इसका मापन करना हो दोस्तों तो याद रखिएगा, तब हम उसे करते हैं फैदोमीटर से। ठीक है, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई का पता चलता है। ठीक है, अल्टीमीटर से ऊंचाई का पता चलता है ना, एक तरफ गहराई और दूसरे तरफ ऊंचाई वाला लिखिए। ठीक है, ऊंचाई का पता किससे चलता है? याद रखेंगे, अल्टीमीटर। ठीक है, अल्टीमीटर से ऊंचाई का पता चलता है। ठीक है, और समुद्र में खोई हुई सामान, ठीक है, समुद्र में कुछ सामान अगर खो जाए, ठीक है, समुद्र में खोए हुए सामान का पता लगाना, खोए हुए सामान का पता लगाना। ठीक है, यह किससे होता है दोस्तों? तो जो सोनार यंत्र था ना, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, ठीक है, तो इसी को कहते हैं सोनार। ठीक है, इसके माध्यम से दोस्तों पराशर तरंगे निकलती हैं और तब दोस्तों खोई हुई चीज या समुद्र के अंदर जो कुछ भी रहता है उसका पता बड़े आसानी से चल पाता है कि वह चीज हमसे कितनी दूर है। ठीक है, पराशर तरंगे इस सोनार यंत्र से निकलती हैं। तो इस तरह से दोस्तों याद रखेंगे। फिलहाल यहाँ जो हमारा जवाब है ये फैदोमीटर जवाब होगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं ना? आराम से पढ़िए, समस्या कोई नहीं रहती है। जब तक आप चीजें नहीं जानते, आपको चीजें नहीं याद हैं, तभी तक समस्या। जिस दिन आप चीजें जान गए, पढ़ लिए, वहीं से चीजें आसान लगने लगती है। हमने आपको 6 विषय पढ़ाया, बहुत विस्तार से पढ़ाया, आज आनंद आ रहा है, अपनी जगह है, लेकिन 6 विषय की क्लास भी जाके आप देखिए, वो भी आनंददायक क्लास है। लेकिन जब आप देखेंगे तब, और देखेंगे तो फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। आज की क्लास में अगर कुछ पुराने क्वेश्चन हैं तो बहुत सारे नए क्वेश्चन भी आपको मिल रहे होंगे। तो अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री दोस्तों पढ़ना हो तो देखिए पूरे 45 लेक्चर में एंशिएंट मैंने पढ़ाया है। अगर मिडावल पढ़ना हो तो 46 से लेकर 91 तक में मिडावल पढ़ाया है। अगर मॉडर्न पढ़ना हो तो 92 से लेकर 150 लेक्चर में मॉडर्न हो गया, 151 से 230 में संविधान हो गया, 231 से 330 में विश्व का भूगोल हो गया, और आगे इंडियन ज्योग्राफी जो है, भारत का भूगोल 331 से लेकर 455 तक मैंने पढ़ाया। ठीक है, पूरा 125 लेक्चर लग गया दोस्तों पूरा इंडियन ज्योग्राफी समाप्त करने में। अब जाके ये 6 विषय अब डिटेल में मैं पढ़ा चुका। अब 7वें विषय में आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं दोस्तों, और फिजिक्स में भी आज हमारा, ठीक है, भौतिक विज्ञान जो आप पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान की क्लास जो शुरू हुई है दोस्तों, यह शुरू हुई है 456 नंबर से, और आज आप पढ़ रहे हैं दोस्तों 461 नंबर। इस आधार पे देखा जाए तो आज हमारा 6ठा नंबर का लेक्चर है दोस्तों। तो आइए, स्वागत है। और इसी तरह से धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम फिजिक्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो कंप्लीट हो जाएगा तो केमिस्ट्री शुरू किया जाएगा। ठीक है, कौन से विषय की कमी है, पढ़ना तो सब कुछ है, तो उसी हिसाब से अरेंज किया जाएगा। आगे बढ़िए, करा चुंबकीय फ्लक्स मापन, बड़ा आराम से बताइएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मापन दोस्तों किस यंत्र से किया जाता है? कैसे पता चलता है चुंबकीय फ्लक्स के बारे में? क्या कोई डिवाइस है? जी हाँ, बड़ा आसान है, उसका नाम ही फ्लक्स मीटर है। क्या बात कर रहे हैं, ये तो बहुत आसान हो गया इसको याद करना। ऐसा लग रहा था कि बड़ा डिफिकल्ट है, बट है नहीं। ठीक है, इस डिवाइस का नाम ही क्या दोस्तों? इस डिवाइस का नाम ही है फ्लक्स मीटर। क्या नाम है? फ्लक्स मीटर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। विद्युत धारा की प्रबलता का मापक कौन है दोस्तों? तो ऐसे तो आप पढ़ते हैं एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा की प्रबलता का मापक यंत्र का नाम क्या है? एम्पियर, यही ना? अरे एम्पियर इस तरह नहीं पढ़ते, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। जो एम्पियर आप पढ़े थे, ये एम्पियर में मापते हैं केवल। ठीक है, एम्पियर में मापा जाता है केवल। यहाँ प्रबलता की माप कर रहा है ना, तो प्रबलता की माप के लिए एक डिवाइस है, उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। कौन सा है? गैल्वेनोमीटर। ये दोस्तों डिवाइस जो ये विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है। आपने तो मात्रक बता दिया, मैंने मात्रक नहीं पूछा आपसे। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में भी इस तरह न फंसिएगा। पानी के अंदर तेल का पता लगाना, एक्चुअली अंदर नहीं दोस्तों, यहां कहना चाहिए पानी के सतह पर। ठीक है, पानी के अंदर नहीं, पानी के सतह पर तेल का पता लगाने वाला यंत्र। ठीक है, पता
लगाने वाला यंत्र, यह दोस्तों इसे कहना चाहिए पानी के अंदर कहां तेल का पता लेगा, सतह पे दोस्तों कितना तेल है, कैसे है, उसका दोस्तों पता लगाने वाला एक यंत्र है, इसे हम कहते हैं ग्रेवोमीटर। क्या बोलते हैं? ग्रेवोमीटर। क्या बोलते हैं? ग्रेवोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रेवो को याद रखिए ग्रेवी से, सब्जी में ग्रेवी होता है ना, उसमें खूब तेल होता है, तो इस तरह से आप याद, कई बार देखते होंगे कि कई बार जहाजें पलट जाती हैं या कोई संकट के कारण दोस्तों पानी में डूब जाती हैं तेल वाली, तो पूरा तेल दोस्तों फैल जाता है, तेल संकट। ठीक है, तो इस ऐसे मामले में जो है यहाँ पता लगाया जाता है। तो यहाँ ग्रेवोमीटर आप याद रखेंगे, ये पानी की सतह के ऊपर दोस्तों तेल की मात्रा का पता लगाता है, इसको भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करना। ठीक है, गणना करना या पता लगाना किसके अंदर? पानी के अंदर। कभी भी पानी के अंदर की बात कर रहा है ना, तो पानी का संबंध जो होता है दोस्तों, हमेशा एक शब्द याद रखिए, कहीं पर हाइड्रो लिखा हो ना, तो हाइड्रो का संबंध पानी से होता है हमेशा। हाइड्रो कहीं लिखा तो समझ जाइए पानी। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की पता लगाना ये हाइड्रोफोन का काम है। किसका काम है? यह हाइड्रोफोन का काम है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से जोड़ जोड़ के पढ़िए, समझ के पढ़ेंगे तो हो सकता है परीक्षा के लिए याद आ जाए। ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दर्शाने वाला, इसे हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रो ना करके हाइग्रोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता की बात करेगा, आर्द्रता की कभी भी बात करेगा। ठीक है, आर्द्रता का मतलब होता है ह्यूमिडिटी। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है, तो इसके लिए हमेशा हाइग्रोमीटर को आप याद रखेंगे। ठीक है, और जो एक पीछे आपने पढ़ा था वायुमंडलीय दाब, क्या पढ़ा था? वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ा था, तो वहां पढ़ा था दोस्तों, क्या पढ़ा था? बैरोमीटर। क्या पढ़ा था? वहां पढ़ा था बैरोमीटर। क्या पढ़ा था? बैरोमीटर, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अच्छा सवाल है भी। आगे देखिए, दूध की शुद्धता का मापक यंत्र, दूध कितना शुद्ध है इसका मापन आप लैक्टोमीटर नामक एक यंत्र होता है उससे कर सकते हैं। या दूध की शुद्धता का बारे में बताता है कि दूध में कितना पानी मिलाया गया, तो इसे लैक्टोमीटर बोला जाता है, ये आप याद रखेंगे। किसे? लैक्टोमीटर, ये आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो दूध की शुद्धता का मापन इससे किया जाता है। गैसों का दाब मापक यंत्र, गैसों से संबंधित होता है मैनोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर। अगर कभी भी गैसों के दाब के बारे में पूछ रहा है तो आप क्या बोल सकते हैं? मैनोमीटर बोल सकते हैं, यहां आप याद रखेंगे। ठीक है, क्या? मैनोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर आपका जवाब होगा, इसे आप ध्यान में रखेंगे। कारण मिलीमीटर के 1000वें भाग को ज्ञात करने वाला उपकरण कौन सा है? ध्यान दीजिए, किसका? मिलीमीटर का, यानी एमएम का 1/1000। ठीक है, 1000वां भाग। ठीक है, हजारवां भाग दोस्तों अगर आपको ज्ञात करना हो तो इसके लिए दोस्तों कौन सा उपकरण है? ठीक है, कौन सा उपकरण है जिससे किसी भी चीज के मिलीमीटर के 1000वें भाग का पता लगा सकते हैं? तो 1000वें भाग को बोला जाता है माइक्रोमीटर। ठीक है, जो माइक्रोमीटर है इससे दोस्तों 1000वां भाग का पता चलेगा, यह भी अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। मिलीमीटर के 1000वें भाग का पता माइक्रोमीटर से चलता है, याद रखेंगे। करा सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखने का यंत्र, अगर यही केवल सूक्ष्म वस्तुओं की बात कर लेता तब दोस्तों हम कहते हैं इसे हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से। किससे देखते हैं? इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। किससे? माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। लेकिन यहां मामला अलग है, कर सूक्ष्म जीवों को आवर्धित रूप में जो देखने का यंत्र है, ठीक है, वो क्या है? अब मामला कुछ नहीं अलग है, यही है। पीछे वाले में मामला अलग था। ठीक है, जब लिखा था दोस्तों अति सूक्ष्म बैक्टीरिया, ठीक है, अति सूक्ष्म जो थे तब दोस्तों क्या करते थे? आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते थे। यहां नॉर्मली की पूछ रहा है, अरे आवर्धित करना, उसको बड़ा कर देना। ठीक है, तो भाई छोटी चीज को बड़ा करेंगे तभी तो दिखाई देगा, नहीं तो कैसे दिखाई देगा? ठीक है, कर विद्युत प्रतिरोध का मापक यंत्र, बहुत सोच समझ के बताइए। वैसे प्रतिरोध की बात करते हैं तो प्रतिरोध के लिए दोस्तों हम ओम को याद रखते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोध में हम ओम को याद रखते हैं। ठीक है, ओम मतलब वाला ओम नहीं, ये वाला ओम। ठीक है, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं इसकी बात हो रही। ठीक है, अभी जो पूछ रहा है कि प्रतिरोध का मापक यंत्र दोस्तों किससे प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध को मापते किससे हैं? तो ओम का संबंध ही ओम मीटर से है। ठीक है, ओम का संबंध ही किससे दोस्तों? ओम मीटर से है, क्योंकि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ही क्या होता है? ओम होता है।
तो उसका मापक यंत्र का नाम उसी के नाम पे कर दिया गया ओम मीटर। ठीक है, इस तरह जैसे विभव का मापक बोल्ट होता है तो बोल्ट से बोल्ट मीटर बन गया। अपडेटेड वाली डिवाइस भले आ गई वो इलेक्ट्रोमीटर, लेकिन बोल्ट मीटर ही परीक्षा में ज्यादा पूछा जाता है। अगला सवाल करा, ध्वनि लेखन, ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण बताइए कौन सा उपकरण जो ध्वनि लेखन के काम आता है। थोड़ा सा अलग सवाल हो गया। ध्वनि लेखन का संबंध दोस्तों फोनोग्राफ से। ठीक है, ग्राफ तो लिखने से हो जाएगा, फोनो, ठीक है, फोनो माने ध्वनि, तो याद रखेगा ध्वनि लेखन से संबंधित हो जाएगा फोनोग्राम। और ये जो होता है दोस्तों एक फोनोग्राफ होता है, अगर इसी को यंत्र की बात कर लेता तो हम इसे फोनोमीटर बोल देते। ठीक है, तब हम क्या कहते हैं, तब हम फोनोमीटर, जैसे बैरोमीटर बैरोग्राफ होता था उसी तरह से फोनोमीटर फोनोग्राफ है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र दोस्तों कौन सा है, उसे पोलोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, पोलोग्राफ। ठीक है, पोलोग्राफ जो होता है दोस्तों, इससे झूठ का तुरंत, कोई आदमी झूठ बोलेगा तुरंत उसका पता लग जाएगा। पोलो या पोली बोलते हैं जी, पोलीग्राफ ना, पोलीग्राफ बोलते हैं कि पोलोग्राफ। पोलो तो खेल होता है, चौगान जैसा खेला जाता है घोड़े वाला। ठीक है, वो छोड़ दीजिए, तो यहां पर याद रखेंगे, हाँ पोलो नहीं होता है, ठीक है, पोलीग्राफ होता है। पोली, पोली क्या, पॉलीग्राफ होता है, देखिए याद आ गया। ठीक है, पोली भी नहीं होता है, एक्चुअली में होता है पॉलीग्राफ। ठीक है, क्या होता है, पॉलीग्राफ होता है। यह झूठ का पता लगाता है। यदि कोई आदमी झूठ बोलता है ना तो कुछ तरंगे उसके शरीर में दोस्तों इधर उधर जाती हैं, और उन तरंगों का अगर विचलन ज्यादा होता तो उससे पता चल जाता है कि व्यक्ति जो है झूठ बोल रहा है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। करा, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभव को मापने वाला यंत्र, विभवांतर जो दोस्तों, इसके लिए वोल्ट मीटर हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा था। ठीक है, तो केवल अगर अच्छा परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभव को, इसको एक और कर लीजिए, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर भी याद रखिए। ठीक है, ये भी याद रखेगा। और एक दोस्तों विभवांतर के लिए हम लोग और भी पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था वोल्ट मीटर। क्या पढ़ा था, वोल्ट मीटर या फिर इलेक्ट्रोमीटर। क्या पढ़ा था, वोल्ट मीटर या फिर इलेक्ट्रोमीटर भी पढ़ा था। तो इसको भी आप दोनों चीजों को आप याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में कहीं कुछ दे दे। करा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर, देखिए पौधे भी वाष्पोत्सर्जन करते हैं, और पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर का दोस्तों माप कौन करता है, तो ये इस डिवाइस का नाम है पोटोमीटर। क्या नाम है, पोटोमीटर। क्या नाम है दोस्तों, पोटोमीटर। इसी तरह से पौधे की तीव्रता का मापन कौन करता है दोस्तों, पौधे की तीव्रता। ठीक है, तीव्रता जो बढ़ रहा है दोस्तों उसको ऑक्जेनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्जेनोमीटर से पौधे की तीव्रता का मापन किया जाता है। सही है ना जी, एक बार चेक कर लीजिएगा आप सभी। ठीक है, स्टार लगा दे रहा हूं। ठीक है, कोई डाउट में रहता हूं तो लिख देता हूं। उच्च ताप का मापक यंत्र दोस्तों, तो कई बार मैं बता चुका हूं, पायरोहीलियोमीटर। क्या नाम है, पायरोहीलियोमीटर। पायरोहीलियोमीटर से यह अति उच्च ताप का मापन किया जाता है। एक तरह से सोलर रेडिएशन की बात कर रहा है, इससे भी किया जाता है, या केवल पायरोमीटर लिख लेंगे तो इससे भी किया जाता है। ठीक है, पायरोमीटर, पायरोहीलियोमीटर खास करके इससे सौर विकिरण को मापा जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इन दोनों से मापा जाता है। क्या ऑप्शन मिलता है एग्जाम में, ये उसी अनुसार दोस्तों आप जवाब दीजिएगा। देखिए दोनों उत्तर सही है, ऐसा नहीं कि ये वाला उत्तर गलत है। पायरोमीटर भी सही है, इससे भी हाई टेम्परेचर मापा जाता है। पायरोहीलियोमीटर भी सही, इससे भी हाई टेम्परेचर मापा जाता है। लेकिन आपके एग्जाम में क्या ऑप्शन दे रहा है, आपको चीजें उस अनुरूप करनी पड़ेंगी। ठीक है, पुनः एक बार आपको बता रहा हूं दोस्तों, आप भरोसा कीजिए, मैं अगर फ्री में इतना अच्छा पढ़ा सकता हूं, अच्छा कंटेंट आपको दे सकता हूं। और कई बार बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जितना अच्छा क्लास है उतना अच्छा व्यूज नहीं है, फिर भी आप कभी भटके नहीं। मैं चाहता तो इस सीरीज को कब का रोक करके कुछ और पढ़ाया होता, कुछ और पढ़ाता तो संभवतः अच्छा चलता। लेकिन मुझे क्या है ना, मुझे लगता है कि मुझे अपने बच्चों को दिशा देनी है, और ये सही दिशा है। आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं कर सकता। आप चाहेंगे कि मैं नाचूं तो मैं वायरल हो जाऊं, मुझे नहीं होना वायरल, और मुझे नाचना भी नहीं है। ठीक है, मैं संतुष्ट हूं, मुझे नहीं होना वायरल। लेकिन मैं एक शिक्षक हूं, तो जो मेरा धर्म है वही मैं करूंगा। आपको अच्छा लगे या न लगे, हो सकता आपको नाचना पसंद हो, लेकिन मैं नाच नहीं दिखा सकता। ठीक है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उसी तरह से दोस्तों जो हमारा पेड कोर्स है, यहाँ तो हम बहुत मेहनत करते हैं। कभी पेड कोर्स में आइए, आप कोई भी मेरा पेड कोर्स ज्वाइन करके देखिए, फिर आपको खुद लगेगा कि नितिन सर जो कहते हैं अपनी क्लास में उस बात में कितनी सत्यता है। ठीक है, कहीं आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, जुड़िए हमारे साथ और अच्छे से तैयारी कीजिए। ये आपसे निवेदन है। बाकी बहुत सारी क्लासेज आ चुकी हैं,
तो आप आइए ज्वाइन कीजिए क्लास को। हमारा नया एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। सारी क्लासेज इसी पे चलती हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।